हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 28। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान एक मैजिक फॉर्मेशन की मदद से ब्लैक वाटर किंग को खत्म कर देता है, मगर ये लोग उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ नाइटलेस आइलैंड पर एक मेडिसिनल कल्टीवेटर आइलैंड की गैदरिंग को ज्वाइन करता है। उसे एक स्पेशल हर्ब की तलाश थी जिसके बारे में डेस्परेट आइलैंड का मास्टर जानता था। अब आगे तो हम देखते कि किंगशु और जियालान एल्डर बाइयू से मिलने आए थे। जियालान उनसे कह रही थी कि ताई सेक्ट हमेशा से ही खुद का ही मतलब देखता आया है, वो आज तक का सबसे एम्बिशियस सेक्ट है और हुआ तियांडो उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने हुआ तियांडो को परमिशन क्यों दे दी? भले ही ताई सेक्ट के साथ कोलैबोरेट करके हमारा फायदा होगा, लेकिन ये सौदा तो शेर के साथ दोस्ती करने जैसा है। इसीलिए प्लीज बता दीजिए कि आपने हुआ तियांडो के ऑफर को सपोर्ट क्यों किया, जिस पर एल्डर बाइयू कह रहे थे कि मेरे पास टोटल 5 ट्रू डिसाइपल है और उनमें से सबसे इंटेलिजेंट तुम हो, लेकिन फिर भी तुम हुआ तियांडो के मोटिव को पहचान नहीं पाई। दरअसल कल्टीवेशन की पाथ क्लियर और फ्री होनी चाहिए, मगर हजारों सालों पहले टाई सेक्ट की वजह से इस पाथ में काफी सारी अड़चनें आ गई। उन्होंने अपनी पावर के दम पर डाओ ड्रैगन को डैमेज कर दिया और इसी के चलते वो कल्टीवेशन की दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन गए। उनके पास कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने की काफी सारी सहूलतें हैं, इसीलिए अगर हम उनके साथ ज्वाइन भी होते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर एल्डर बाइयू वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद भी इन दोनों को उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो बताती है कि डेस्टिनी में जो भी लिखा होगा वो तो होके रहेगा। हमारी किस्मत में कैलामिटी को फेस करना लिखा है, तो उसके लिए हमें अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा। तो ये दोनों भी उनके सजेशन के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जियालान किंगशु को बता रही थी कि हुआ तियांडो तो अपने इरादों में कामयाब हो चुका है, वो जल्दी टाई सेक्ट के साथ हाथ मिलाएगा, लेकिन मुझे डर है कि इसके चलते हमारी कल्टीवेशन और ज्यादा मुश्किल होगी। ताई सेक्ट नहीं चाहेगा कि उनके अलावा और कोई पावरफुल बने। इनफैक्ट फैंगान के लिए भी आगे चलकर मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो किंगशु इसे बताती कि मेरी सिस्टर नैनशियान और युवान के साथ साउथ चाइना सी में जा चुकी है। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि वो जाने से पहला हुआ तियांडो से मिलने गई थी। हुआ तियांडो ने 7 किलिंग गोड को रिफाइन करके उसे एक विश फुलफिलिंग इमॉर्टल गोड बनाकर किंग वेई को गिफ्ट कर दिया। मुझे डर है कि किंग वेई उस इमॉर्टल गोड का यूज फैंगान और लॉन्गशुआन को हर्ट करने के लिए करेगी, जिस पर जियालान कह रही थी कि हुआ तियांडो ने जानबूझकर वो गोड तुम्हारी सिस्टर को दे दिया ताकि वो फैंगान को हर्ट कर पाए। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में हाल ही में काफी अजीब इंसिडेंट हुए, वो जगह पहले जैसी सेफ नहीं रही। अगर हमें अपने डिसाइपल्स को बचाना है तो हमें साउथ चाइना सी पर नजर रखनी होगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। जिस पर किंगशु कह रही थी कि साउथ चाइना सी में मेरे कुछ कनेक्शंस है, रुको मैं अभी उन्हें पैगाम भेजती हूँ, वो साउथ चाइना सी पर नजर रखेंगे। वही दूसरी तरफ हम फैंगान को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके एक भी अटैक का उस फॉर्मेशन पर कोई असर नहीं होता। इधर लॉन्गशॉन अंडरवाटर जाके उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे उसने उस फॉर्मेशन के बाहर जाने की कोशिश की उस पर थंडर से अटैक हो गया। हालांकि लॉन्गशॉन तुरंत ही पीछे हट गई थी। इधर शाओलिंग भी उन स्टोन पिलर्स पर अटैक कर रही थी, लेकिन उन स्टोन पिलर उसके अटैक को रिवर्स कर देते हैं। वो उन स्टोन पिलर के अटैक से घायल होने ही वाली थी, लेकिन तभी लॉन्गशॉन वहां आकर उन दोनों के आसपास एक शील्ड बना लेती है। इधर फैंगान देखता है कि वो पिलर्स आपस में जोड़कर इन्हें क्रश करने की फिराक में है, तो वो अपनी विंड पावर का यूज करते हुए उन पिलर्स को रोक लेता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत ही उन पिलर्स से दूर हट जाते हैं। अब ये लोग फॉर्मेशन के सेंटर में आ चुके थे। अब लॉन्गशॉन फैंगान को बता रही थी कि मैंने अंडर वाटर चेक किया, वहाँ से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर हम तीनों स्प्लिट होकर अलग अलग 5 एलिमेंट का यूज करके इन पिलर्स पर अटैक करें तो भी हम बस सेकंड लाइन तक ही पहुंच पाएंगे। इस फॉर्मेशन की कोर तक पहुंचना मुश्किल है। तो फैंगान एक एलिमेंट का यूज करके उस पिलर पर अटैक करके देखता है, लेकिन उस पिलर पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर शाओलिंग कह रही थी कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सच बताओ तो मुझे इससे डर लग रहा, मुझे नहीं लगता कि हम इस फॉर्मेशन को फ्लाई करके भी पार कर पाएंगे। जिस पर फैंगान कह रहा था कि हमें कोशिश तो करनी होगी। अब फैंगान जल्दी से अपनी सोड को समन करते हुए उसमें अपनी थंडर और विंड की पावर डाल देता है, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से फॉर्मेशन के टॉप पर पहुंच गया। मगर उस फॉर्मेशन ने वहां पर एक शील्ड बनाई थी जिसे फैंगान अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस फॉर्मेशन ने फैंगान पर ही काउंटर अटैक कर दिया, जिससे वो बड़ी ही तेजी से पत्थरों में जाके पटक गया था। साथ ही अब वो पूरी जगह शेक होने लगी, जिसे देखकर शाओलिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। ये लोग देखते कि वहाँ मौजूद पिलर इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इधर फैंगान उन्हें बता रहा था कि ये फॉर्मेशन
फॉर्मेशन किसी मिरर जैसा काम करता है। आप जिस भी ची पावर का यूज करके इस पर अटैक करोगे वो उसी ची पावर से तुम पर रिवर्स अटैक कर देगा। इट मीन्स कि जितना पावरफुल अटैक हम इस पर करेंगे वो उससे डबल पावरफुल अटैक हम पर करेगा। मगर हर चीज का कोई न कोई वीकनेस जरूर होता है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फॉर्मेशन की भी कोई कमजोरी है, लेकिन मसला तो ये है कि हमें उस कमजोरी के बारे में पता नहीं, जिस पर लॉन्गशान बता रही थी कि हमेशा ऐसे मैजिकल फॉर्मेशन को कोई न कोई स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट जरूर उसे गार्ड करता है और उसी आर्टिफैक्ट की वजह से हम इसे ब्रेक करके बाहर नहीं जा सकते। तब तक फैंगहान भी नीचे कूद गया था। वो कहता है कि मैंने तो कभी ऐसे पावरफुल फॉर्मेशन के बारे में सुना भी नहीं था और तभी उसे यान की आवाज आती है। वो कह रहा था फैंगहान उस ब्लैक वाटर किंग की बॉडी को हुआंगचुआन ड्राइंग में भेज दो, मैं उसी का यूज करके इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो अब उसकी बातें सुनकर फैंगहान लॉन्गशान से कह रहा था कि मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे इस सांप के बॉडी की जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जमीन पर पंच मार देता है। उसके ऐसा करते ही उस ब्लैक वाटर किंग की बॉडी में फैंगहान की पावर फ्लो होने लगी। लॉन्गशान तो ये देखकर शॉक थी कि फैंगहान उस पूरे के पूरे सांप को एब्जॉर्ब कर रहा है। इधर फैंगहान ने बड़ी ही तेजी से ब्लैक वाटर किंग को अपने अंदर समा लिया और तभी लॉन्गशान उसे शॉक होकर कह रही थी कि तुम्हारे पास ही हुआंगचुआन की ड्राइंग है। फैंगहान का सीक्रेट अब लॉन्गशान को भी पता चल गया था। वो कह रही थी कि उसी डॉमेन ड्रैगन पिक्चर की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती गई। वो कह रही थी कि इसी के दम पर तो तुमने हुआतियांडो को चैलेंज किया, जिसके बाद वो शाओलिंग की तरफ देखने लगती है और वो एक सेकंड के अंदर समझ गई कि शाओलिंग तो इस राज को पहले से ही जानती थी। तो फाइनली लॉन्गशान इस सदमे से बाहर आ गई। वो फैंगहान से कह रही थी कि तुम अपनी हुआंगचुआन ड्राइंग का यूज करके इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का तरीका ढूंढो, तब तक मैं इस लेक को चेक करती हूँ, शायद वहाँ से भी हमें फॉर्मेशन को ब्रेक करने का कोई रास्ता मिल जाए। मगर फैंगहान इस पर कोई जवाब नहीं देता, वो तो एकदम खामोश था। तभी लॉन्गशान उससे कह रही थी कि फैंगहान सबके कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होते हैं। अगर मैं हमारा सेक छोड़कर इतनी दूर तुम्हारे साथ ट्रैवल करके आई हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए मैं उस हुआंगचुआन ड्राइंग के बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। साथ ही मैं किसी के पास भी इसका जिक्र नहीं करूंगी। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम मुझे वहीं पर खत्म कर दो। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि मुझे तुमसे कोई प्रॉमिस की जरूरत नहीं, हम दोनों भी युवा सेक के डिसाइपल हैं। मैंने अपनी लॉन्गेटिविटी पिल तुम्हें दे दी, इसका मतलब बस इतना था कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो गुइशी रीजन जैसे खतरनाक इलाके में भी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तो लॉन्गशान ने भी उस पर ट्रस्ट कर लिया, जिसके बाद उस आइलैंड को चेक करने के लिए चली गई। इधर फैंगहान शाओलिंग से कह रहा था कि इलाका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लॉन्गशान पूरब दिशा में गई है, तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम में जाकर इन्वेस्टिगेट करो। अब लॉन्गशान के वहाँ से जाते ही फैंगहान कल्टीवेशन करने बैठ गया और तभी यान वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम हुआंगचुआन ड्राइंग में क्यों नहीं आए, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने कभी बाहर कल्टीवेशन नहीं किया। जिस पर फैंगहान बताता है कि लॉन्गशान को हुआंगचुआन ड्राइंग के बारे में पता चल चुका है। ये ड्राइंग इतनी स्पेशल है कि किसी के भी दिल में लालच आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन का नाटक कर रहा हूँ। मुझे तो बस लॉन्गशान की नियत के बारे में पता करना है। देखा जाए तो ये लॉन्गशान के लिए एक इम्तिहान है। अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो मैं उसके इरादे जान पाऊंगा, और अगर वो नॉर्मल ही रहती है तो फिर मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। फैंगहान की बातें सुनकर यान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि फैंगहान तुम हो तो काफी यंग, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो। वही दूसरी तरफ फायर आइलैंड के मास्टर्स की मीटिंग खत्म हो गई थी। हुआन जेन उन्हें ग्रीट कर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि लॉर्ड शाओशी के रवैये से फील हो रहा था कि वो हुआन जेन पर काफी ज्यादा भड़का हुआ है। अब उन लोगों के वहाँ से जाते ही किंग वेई कह रही थी कि हुआन जेन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। साथ ही युआन भी उसकी तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि ये बंदा तो ऐसी पिल्स बनाता है जिससे कल्टीवेशन में बड़ी ही तेजी से ब्रेक थ्रू किया जाएगा। अफसोस कि हमें उससे कोई पिल नहीं मिली। जिस पर शाओशी कह रहा था कि शायद इसी वजह से हुआतियांडो ने तुम लोगों को यहाँ भेजा ताकि तुम भी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर पाओ। लेकिन नैनशान तो उसकी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर लॉर्ड शाओ आइलैंड ओनर से कह रहे थे कि डेस्परेट आइलैंड का बंदा बिन बुलाए यहाँ चला आया, हम सब ने मिल के उसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को तो हुआन जेन की ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहते हैं कि हमने हुआन जेन की मदद करके उसे अपने ट्रस्ट में लेना होगा, क्योंकि हमारे साउथ चाइना सी का भविष्य उसी बंदे पर निर्भर करता है। मगर लॉर्ड शाओ कह रहा था कि हम नहीं जानते हुआन जेन की इंटेंशंस है क्या, हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमने उस डेस्परेट आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो हमें हुआन जेन पर पिल्स के लिए
डिपेंड रहने की भी जरूरत नहीं। साथ ही हम फायर आइलैंड के अलायंस बनाकर साउथ चाइना सी पर राज कर पाएंगे। लेकिन तभी एक बंदी कहती है कि डिस्परेट आइलैंड का मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हमने उसके आइलैंड पर अटैक किया तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिस पर लॉर्ड शाओ कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम लोग बस अलायंस फॉर्म करके मुझे सपोर्ट करो। और रही बात उस डिस्परेट आइलैंड के मास्टर की, तो उसे मैं युवा सेक की मदद लेके निपटा दूंगा। इस बार हमें युवा सेक के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन उन लोगों को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इधर फैंग हान हुआंगचोन ड्राइंग में पहुंच चुका था। यान उसे वहाँ देखकर कहता है कि फैंग हान तुम तो यहाँ पर आ चुके हो, इट मीन्स कि लॉन्ग शुआन ने अपनी टेस्ट पास कर ली, तुमने उसे लॉन्गेटिविटी पिल दी थी, साथ ही तुम बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं हो और इसी वजह से मुझे पता था कि लॉन्ग शुआन कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। लेकिन फैंग हान इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो तो पूछ रहा था कि बताओ तुम इस सांप की बॉडी का क्या करने वाले हो। जिस पर यान कहता है कि मैजिक वेपन तो मैं बना लूंगा, लेकिन उसे हैंडल करने के लिए तुम्हारा पावरफुल होना जरूरी है। वैसे मेरी हुआंगचोन सेक के पास एक पुरानी मेथड थी जिसका नाम है चेंजिंग फ्लावर्स एंड मूविंग ट्रीज। हम उस यूनिक स्किल का यूज करके तुम्हारी पावर को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए 2 कंडीशंस है। तुम्हारे पास येलो रिवर का पानी होना चाहिए, साथ ही तुमने यमा गोल्डन बॉडी को भी प्रैक्टिस किया हुआ चाहिए, तभी चांसेस है कि तुम चेंजिंग फ्लावर्स एंड मूविंग ट्रीज को सीख पाओ। दरअसल मैं इस पूरे सांप की पावर को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। फैंग हान तो इस अजीब स्किल के बारे में सुनकर ही शॉक हो गया। जिस पर यान कह रहा था हाँ ये स्किल तो काफी यूनिक है, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा रिस्की भी है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार होंगे। तो फैंग हान उससे पूछ रहा था कि मुझे साफ साफ बताओ। तो यान ने तुरंत ही उस सांप को रिफाइन करना शुरू कर दिया। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए ब्लैक वाटर किंग की सारी पावर को इकट्ठा कर रहा था। मीनवाइल वो फैंग हान को बताने लगता है कि अगर मैंने ब्लैक वाटर किंग की सारी पावर तुम्हारी बॉडी में डाल दी तो तुम्हारे अंदर 1500 हॉर्स की पावर आ जाएगी। मगर ब्लैक वाटर किंग एक बीस्ट था और तुम हो एक ह्यूमन। इन दोनों अपोजिट फोर्सेस को एक साथ मिलाकर यूज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ये दोनों फोर्सेस तुम्हारी बॉडी के अंदर क्लैश हो गई तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड होगी, तुम मारे जा सकते हो। ये देखो मैंने ऑलरेडी ब्लैक वाटर किंग के फ्लैश एंड ब्लड के एसेंस को कंडेंस कर लिया है। तो अब बोलो क्या तुम इसे एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो? मैंने ऑलरेडी तुम्हें इसके परिणाम बता दिए हैं। अब फैंग हान भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये एसेंस उसकी जान भी ले सकता है और यान उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अब फैंग हान को सोचता हुआ देखकर यान बताने लगता है कि फैंग हान तुमने यामा गोल्डन बॉडी को परफेक्शन लेवल तक कल्टीवेट किया था। मेरा यकीन करो मार्शल आर्ट के मास्टर्स भी उस टॉर्चर को झेल नहीं सकते, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी से उसे बर्दाश्त कर लिया। मेरे ख्याल से तुमने इस एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अगर कल्टीवेशन में आगे जाना है तो इतना रिस्क तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। जिस पर फैंग हान कह रहा था कि मैं किसी जोखिम से नहीं डरता, अगर मुझे कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है तो हर एक चैलेंज के लिए रेडी रहना होगा। जिसके बाद वो सीधा जाकर कल्टीवेशन में बैठ गया। वो यान से कह रहा था कि चलो जल्दी से इस प्रोसेस को शुरू कर दो। तो यान ने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए चेंजिंग फ्लावर्स एंड मूविंग ट्रीज को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वो ब्लैक वाटर किंग के इसेंस को फैंग हान की माइंड में डाल देता है। उस इसेंस की पावरफुल आरा फैंग हान की बॉडी से रिलीज होने लगती है। वही दूसरी तरफ लॉन्ग शुआन उस पूरे इलाके को चेक कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिलता। वो कहती कि इन पिलर्स में ऑटोमेटिकली यिन यांग की पावर रिलीज होती है, इसका कोई तो सोर्स जरूर होगा। और तभी लॉन्गशान को एक केव नजर आती है तो वो उसे एक्सप्लोर करने का डिसाइड करती है। तब तक शाओलिंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उससे पूछ रही थी कि तुम्हें उस केव में क्या मिला, जिस पर लॉन्गशान कह रही थी कि इस केव में मैकेनिज्म होने के चांसेस है और उसी की प्रेशर से फॉर्मेशन वर्क करता होगा। तो शाओलिंग भी लॉन्गशान के साथ उस केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। और तभी शाओलिंग की नजर 2 हाथों पर जाती है जो कि उन पत्थरों की दीवारों से बाहर आए हुए थे। तो शाओलिंग तुरंत ही जाकर उस हाथ को टच करती है। उसके ऐसा करते ही उनके सामने घोस्ट फेस क्रिएट हो गया जो कि दिखने में सेम टू सेम उस फॉर्मेशन की कोर जैसा था। इसलिए लॉन्गशान अपने ड्रैगन सोर्ड को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस घोस्ट फेस में घुसा देती है, जिससे वो पूरी केव शेक होने लगी। अब वहाँ पर भी एक फॉर्मेशन जैसी चीज क्रिएट होकर इन दोनों को अपने अंदर निगल लेती है। वही दूसरी तरफ हम डिस्परेट आइलैंड के मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुका था। वो आते ही अपने फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो फर्नेस हवा में स्पिन
दिन हो रही थी। वो कह रहा था कि हुआन जेन के पास जो वुडन पीस है वैसा ही सेम पीस मैंने डीमन सेक के पास देखा था। मुझे कुछ भी करके इस वुडन पीस की मिस्ट्री को सुलझाना होगा। मुझे नहीं लगता कि हुआन जेन किसी मेडिसिन को बनाना चाहता है। मेरे ख्याल से वो तो साउथ चाइना सी में तबाही लाएगा। मुझे जल्दी से इसकी खबर टाई सेक को देनी होगी। और तभी वो बंदा देखता है कि वहाँ पर एक टैलिस्मान पहुँच चुका है, इसलिए उसने तुरंत ही उस वुडन पीस को छुपा दिया। दरअसल उस टैलिस्मान से टाई सेक का एक बंदा बाहर आ गया था। वेल, इस बंदे का नाम जियुन था। डेस्परेट आइलैंड का मास्टर उससे कह रहा था कि मैं टाई सेक को इन्फॉर्म करने ही वाला था, मगर उससे पहले ही तुम यहाँ पर पहुँच गए। अभी बंदा कौन था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।